Hello everyone and welcome back to my channel. So if you are new to this channel और आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे बिकॉज आई नो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है. So I am Sunidhi Rajpal and in today's video we will be doing some conceptual problems from the chapter electrostatics जिसके अंदर अब हम आ चुके हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, राइट. चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स करेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक के अंदर से. सो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं. द क्वेश्चन इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर. ओके, सो ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है चार्ज कंडक्टर के अंदर. तो इसका आंसर बहुत सिंपल है. हमने इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, तो हमने जो है ये सीखा था कि अगर एक कंडक्टर है, राइट, इफ आई हैव अ चार्ज्ड कंडक्टर, तो ये जो चार्ज कंडक्टर है इसके अंदर जितने भी चार्जेस है, मैं जितना भी चार्ज जो है एक कंडक्टर के अंदर दूं, वो सारा का सारा चार्ज जो है वो रिजाइड करता है. इट रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, राइट. तो अगर वो सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे रिजाइड करेगा तो उसकी वजह से इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर. बहुत सिंपल सा आंसर है. सिंपल रीजन ये है क्योंकि सारा का सारा जो चार्ज है, ऑल दी चार्ज, जितना भी चार्ज आप दे रहे हैं कंडक्टर को, दैट रिजाइड्स on the surface of the conductor. Okay, so this is the answer of our question number 1. I hope आप सबको ये question समझ आ गया हो. ठीक है, चलो, now let us move on to the next problem. ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम सब बच्चे नोट भी करेंगे. ठीक है, जो हम करा रहे हैं प्रॉब्लम सिर्फ सुनना नहीं है, इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है. ठीक है, और फिर इसको रिवाइज भी करना है. चलो, पॉज करके वीडियो, ठीक है, मैं तो स्पीड में पढ़ाती जा रही हूँ बट वीडियो को पॉज करके जरूर नोट करना है. ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन. सो हमें एक डायग्राम गिवन है और हमें इस डायग्राम को यूज करके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है. ठीक है, डायग्राम को सारे अच्छे से देख लेंगे. ठीक है, सब लोग एक बारी वीडियो को 10-20 सेकंड्स के लिए पॉज कर लो, डायग्राम को देख लो, एब्जॉर्ब कर लो कि अच्छा ये डायग्राम है. ठीक है, डायग्राम क्या है मैम, देखो हमारे पास ना 3 चार्जेस है. वन इज ए, द सेकंड इज बी एंड द थर्ड इज सी. आई हैव 3 चार्जेस. साइन नहीं गिवन चार्जेस का. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है. फाइन. पहला क्वेश्चन है विच चार्ज इज पॉजिटिव. चलो, विच चार्ज इज पॉजिटिव, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, बोलो कौन सा चार्ज पॉजिटिव है. कैसे देखेंगे मैम, हमने सीखा था जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होती हैं वो आउटवर्ड होती है ना. यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है मैम, तो हमने सीखा था कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी, उसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड्स डायरेक्शन है, बाहर की तरफ जा रही हैं. तो अगर बाहर की तरफ जा रही हैं तो ए बी सी में से कौन से चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव होंगे. मैम साफ साफ दिख रहा है, ए चार्ज और सी चार्ज तो पक्का पक्का पॉजिटिव है. और क्योंकि बी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, डायग्राम देख रहे हैं सारे बच्चे, बी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं. तो इससे हम क्या समझेंगे, इससे हम ये समझेंगे कि मैम जो हमारा बी चार्ज है ना वो क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, बी चार्ज क्या है, नेगेटिव है. तो अपने दिमाग में ये बात फिक्स कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपकी, अगर आउटवर्ड है तो चार्ज है पॉजिटिव, अगर इनवर्ड है तो चार्ज है नेगेटिव. ठीक है, इतना दिमाग में घुसा लिया. ठीक है, फेविक्विक से चिपका लिया. चलो, सेकंड पॉइंट, which charge has the largest magnitude and why. चलो, ये क्वेश्चन आंसर सोचेंगे सारे बच्चे. 10 सेकेंड ले लो. कौन सा चार्ज जो है उसका लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है और इसका रीजन देना है आपको मुझको. चलो शुरू हो जाओ, सोचो क्यों होगा ऐसा. सोच लिया, आंसर बोल लिया, बोलेंगे आंसर, मैम सुन नहीं सकती बट मैं समझ जाऊंगी क्या आंसर है. ठीक है,
चलो, सो द क्वेश्चन इज कौन से चार्ज का लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हम देखेंगे, क्या देखेंगे? सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा है ना, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, और जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना छोटा चार्ज होगा। तो ए, बी और सी में से मुझे दिख रहा है कि जो सी है ना, उसके आसपास बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। सी के साथ एसोसिएटेड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दे आर दी मैक्सिमम। ए बी सी में से सबसे ज्यादा जो है वो क्या है? सी के साथ एसोसिएटेड है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे, और मैम के साथ सब बच्चे भी बोलेंगे कि मैम सी चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे? सी चार्ज has the largest magnitude। और जब मैम पूछेगी why, तो सब बच्चे बोलेंगे because the electric field lines associated with the C charge are लार्जेस्ट और मैक्सिमम। ठीक है, चलो सब बच्चों को समझ आ गया? सेकंड पॉइंट कैसे करेंगे सबको समझ आ गया? चलो थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट इज इन विच रीजन और रीजन ऑफ द पिक्चर could the electric field be zero। तो आपको बताना है इस पिक्चर के अंदर कौन से चार्ज के पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांसेस हैं। क्या इस पूरे डायग्राम के अंदर आप मुझे बता सकते हो कोई ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? और ऐसे पॉइंट को जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, अगर बच्चों ने पहले के लेसन्स ध्यान से पढ़े हैं तो उन्हें पता होगा कि ऐसे पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। और अब आप सब मुझे बताएंगे कि यहाँ पर जो नल पॉइंट होने के चांसेस हैं वो किसके पास हैं? सो योर ऑप्शंस आर नियर ए, नियर बी, नियर सी और नोवेयर। चलो सोचो, टेक 10 सेकेंड्स, 10-15 सेकेंड्स लो, ध्यान से सोचो कि नियर ए होगा, नियर बी होगा, नियर सी होगा या कहीं पर भी नहीं होगा। चलो सोचो सोचो सोचो, सोच लिया? सोच लिया? क्या सोचा? नियर बी सोचा या नियर सी सोचा या नियर ए सोचा? चलो जो भी सोचा अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या आंसर हुआ। ठीक है, चलो अब देखेंगे सारे के सारे। हमने लास्ट लेक्चर्स में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीख रहे थे, हमने ना डायग्राम ड्रॉ करा था लाइक चार्जेस के लिए और अनलाइक चार्जेस के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी थी। तो जब आपके अनलाइक चार्जेस थे, जब हम अनलाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे थे, तो वहां पर हमें कोई नल पॉइंट नहीं मिल रहा था, है ना। तो क्योंकि B नेगेटिव चार्ज है और C पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में नल चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नेगेटिव है, C पॉजिटिव है, अनलाइक चार्जेस है। बट नल पॉइंट किसके बीच में होता है? स्टार बना के बच्चे लिख लेंगे, मैम नल पॉइंट इज फाउंड बिटवीन बिटवीन लाइक चार्जेस, है ना। अनलाइक चार्जेस के बीच में नल पॉइंट नहीं होता है मैम, सिर्फ लाइक चार्जेस के बीच में होता है। तो अगर सिर्फ लाइक चार्जेस के बीच में नल पॉइंट होता है, तो लाइक चार्जेस कौन से है सिस्टम में? ए पॉजिटिव है और सी पॉजिटिव है ना। ए भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इनके बीच में ही कहीं पर नल पॉइंट होगा। ठीक है, चलो अब इतना तो पता चल गया कि नल पॉइंट जो है वो ए और सी के बीच में होगा, है ना। चलो सो लेट अस ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जो ए और सी चार्ज को ज्वाइन करती है। ठीक है, इसी के ऊपर कहीं पर नल पॉइंट होगा। गॉट इट? चलो अब हमें देखना है कि ए और सी में से किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो मैम ये तो हमने सेकेंड पॉइंट में सीखा था, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है?
सी का मैग्नीट्यूड बड़ा है। अगर सी का मैग्नीट्यूड बड़ा है और सी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो नल पॉइंट सी से दूर होगा और ए के पास होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि सी बड़ा है तो सी के पास ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए छोटा है, ए के पास कम इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो क्या होगा, ए के पास जो है कहीं पर नल पॉइंट होगा सी से दूर होगा। क्यों? क्योंकि सी का चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, सी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। सो जो हमारा नल पॉइंट है, अगर दोनों मैग्नीट्यूड्स बराबर होते तो सेंटर में होता। अब सी बड़ा हो गया तो नल पॉइंट छोटे वाले चार्ज की तरफ खिसकता गया। ठीक है, तो अब क्योंकि सी बड़ा है तो हमारे पास जो नल पॉइंट होगा वो कहीं ए के पास होगा। क्यों ए के पास? क्योंकि ए छोटा है, सी बड़ा है। ठीक है, सो इन विच रीजन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। सो द आंसर विल बी मैम नियर ए। ठीक है, और अगर आपसे पूछे why the null point is near A, so सब बच्चे आंसर देंगे because the magnitude of the charge A is smaller than the magnitude of the charge C। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि दोनों के दोनों A and C charges are like charges। फर्स्ट पॉइंट। second point, the magnitude of A is smaller than the magnitude of the charge of C। okay, चलो, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। और ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू की तरह भी आ सकते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ऐसे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग जो है आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ए इज अ मेटालिक स्फीयर। ठीक है, ये ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि ए क्या है, ए एक मेटालिक स्फीयर है। ठीक है, which is kept in a uniform electric field। इसको आपने किस में रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। and you have to choose the correct path followed by the electric field lines। तो अब देखेंगे सारे के सारे बच्चे डायग्राम में हमने ए बी सी डी 4 पाथ्स ड्रॉ करे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इनसाइड द मेटालिक स्फीयर। यू हैव टू टेल मी ए बी सी और डी में से कौन सा पाथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉलो करेंगी। चलो 10-15 सेकेंड्स लो, सोचो कौन सी करेंगी, अपने दिमाग में अपना आंसर रख लो और फिर उसके बाद मैम के आंसर से मैच करना। ठीक है, जब मैम आंसर बताएंगी तो देखना कि क्या हमने सही दिया था आंसर या गलत दिया था आंसर। चलो सोच लो, टेक 10 सेकेंड्स, जल्दी से पॉज करके ले लो। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। चलो हम मैम स्टार्ट करिए। ठीक है, मैम कैसे स्टार्ट करिए, देखो मैम ने बोला कि ना हमने एक वर्ड अंडरलाइन करा है क्वेश्चन में विच इज द मेटालिक स्फीयर। क्यों अंडरलाइन करा है? अगर मेटालिक स्फीयर है दैट मीन्स दिस स्फीयर इज अ कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है। और अगर ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो जिन बच्चों ने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ध्यान से पढ़ी थी जब मैम पढ़ा रही थी, सबने फोकस से पढ़ी थी, तो उनको पता होगा कि फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor, electric field inside a conductor is equal to 0। फिर एक और पॉइंट मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सबने अगर पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में a 90-degree angle with the surface of the conductor। है ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? चलो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था वो अब पढ़ ले। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि एक कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, और सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस ऑफ द कंडक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इससे हमें क्या पता चला
कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, इसका मतलब उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस should be present inside the conductor, है ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए इनसाइड द कंडक्टर। तो ये पॉइंट को ध्यान रखकर अगर मैं अपने डायग्राम की तरफ देखूं तो ए हो सकता है, ए तो नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, बी तो पता नहीं कैसी शेप है ना, सी हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता, क्या होगा, डी होगा। क्यों डी होगा, बिकॉज मैम देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है सरफेस के साथ, है ना। सरफेस क्या है, अगर मैं सरफेस देखूं तो मैं क्या करूंगी, सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, इस टेंजेंट के साथ मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है। चलो ये वाला पॉइंट तो चेक हो गया। अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर कंडक्टर के अंदर एंटर कर रही है, इज इट एंटरिंग द मेटालिक स्फीयर, नो मैम इट इज नॉट एंटरिंग द मेटालिक स्फीयर, सो फर्स्ट पॉइंट भी टिक हो गया। तो यानी कि क्योंकि जो डी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो दोनों कंडीशंस को ओबे कर रही है, दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी, द करेक्ट आंसर इज डी because it is obeying both the two conditions, ठीक है। तो अगर आपके पास ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो आपको तो आंसर टिक करना है डी, बट अगर इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स एग्जाम और वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, चूज द करेक्ट पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड गिव रीजन इन योर सपोर्ट, लाइक गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो आप अपना आंसर कैसे देंगे, आप अपना आंसर इन दो पॉइंट्स में देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कंडक्टर के अंदर जीरो होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक अ 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर आप ये दो रीजंस देंगे आपको मिल जाएंगे फुल मार्क्स, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एंट्रेंस के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, हम लोग साथ साथ बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि जब हम एंट्रेंस के लिए बैठेंगे तो हमसे वहां पे क्या पूछेंगे, एबीसीडी में आंसर पूछेंगे, लेकिन जब हम बोर्ड्स देंगे तो वहां पर तो हमसे हमसे लिखवाएंगे ना कि ऐसा क्यों है। सो दैट इज व्हाई आपको क्या करना है, आपको समझना भी है कि ये आंसर क्यों आ रहा है, उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए आपको कि उस आंसर को लिखना कैसे है कि एग्जामिनर को समझ आ जाए। कई बार पता है क्या होता है, बच्चों को आंसर पता होता है बट उनको ना एग्जामिनर को समझाना नहीं आता कि मैं इस आंसर को लिखूं कैसे कि मुझे नंबर मिले, ठीक है। चलो सो इस तरीके से जो है आपको अपने आंसर को लिखना है और आपका आंसर जो है टिक करेंगे डी तो वैसे आपको फुल मार्क्स मिल ही जाएंगे, एमसीक्यू पेपर है तो, ठीक है। चलो आई होप आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो समझ आए हो, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, do comment if you still have any doubts in any problem, do share this video with all your friends and do subscribe this channel। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।